सुपर संवेदी अवस्था में जब तक जगत मेहरा समझ सकता है कि आसपास के वातावरण से प्रतिक्रिया की जानकारी का क्या अर्थ है, वह एक विपरीत प्रभाव पैदा कर सकता है। फीडबैक जानकारी को दर्शाने वाली सभी वस्तुएं उसके खिलाफ रक्षाहीन हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां अकेले उसका नियंत्रण होता है। सैद्धांतिक रूप से जगत मेहरा फोन स्क्रीन को पूरी तरह से बाईपास कर सकता है, सीधे नियंत्रक के निर्देशांक या प्रोसेसर की जरूरत की संचालन जानकारी को प्रभावित कर सकता है। दुर्भाग्य से इस तरह का ऑपरेशन बहुत जटिल है। यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि वह अभी तक ऐसा नहीं कर सकता है, उसे जानकारी को देखने और व्याख्या करने में भी कठिनाई होती है। इसलिए वह अंततः एक उंगली के स्पर्श के दौरान खींची गई धारा का अनुकरण करने की कोशिश करने के लिए बदल गया जिसे उसने पहले देखा था। कई बार सुपर सेंसरी स्टेट के अंदर और बाहर स्विच करने के बाद जगत मेहरा ने आखिरकार सफलता हासिल की। उसने बेतरतीब ढंग से अपने फोन पर एक एप्लीकेशन खोला। हाँ, इस बिंदु पर यह सरल ऑपरेशन भी उसके लिए बेहद मुश्किल था। वह अभी भी स्पर्श सक्रियण के स्थान को सटीक रूप से नियंत्रित नहीं कर सका। वह व्हाट्सएप खोलने का इरादा रखता था, लेकिन इसके बजाय उसने अलीपे खोल दिया। हालांकि जगत मेहरा के लिए सुपर सेंसरी स्टेट में इस तरह के प्रभाव ने उन्हें पहले से ही बहुत उत्साहित किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह सुपर संवेदी स्थिति से अधिक परिचित होता गया। जैसा कि वह पर्यावरणीय जानकारी की बढ़ती मात्रा की व्याख्या कर सकता था, वह स्वाभाविक रूप से अधिक जटिल प्रभावों में सक्षम हो गया। जब उन्होंने अपने फोन की स्क्रीन को सुपर सेंसरी स्टेट में प्रभावित किया, तो ऐसा लग रहा था कि इसके कुछ प्रभाव हैं। यह थोड़ी देर के लिए थोड़ा कम प्रतिक्रियाशील हो गया और स्पर्श बिंदु जगह में फंस गया था। शुक्र है, आधे मिनट के लिए बंद होने के बाद स्क्रीन ठीक हो जाती है। अपने शोध में डूबे हुए जगत मेहरा ने जतिन पर नजर डाली, जो अपने खेल में तल्लीन था। उसका माथा पसीने से लथपथ था और निहित उस पर शरारत करने का आवेग था। वह अपने बिस्तर पर लेट गया, अपना सेलफोन और उस सिक्के को उनके बीच नाइट स्टैंड पर रख दिया और फिर सोने का नाटक करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। वास्तव में उसने सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश किया, जतिन के सेलफोन पर लॉक कर दिया और नाइट स्टैंड पर सिक्के का उपयोग करके इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहाँ मैं आता हूँ, यहाँ मैं आता हूँ। मैं इसे जीत सकता हूँ। जतिन जंगल में आह का किरदार निभा रहे थे, लेकिन सुरेंद्र बंसल और निशानेबाज चंचल मौलासी के समर्थन को बाहर होने का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत घोषणा की, नहीं, हम टीम की लड़ाई नहीं जीत सकते। पीछे हटना, बचाव करना। पीछे हटो, मेरी गांड। उन सभी ने अपने कौशल को मुझ पर फेंक दिया है। अंदर जाओ और उन्हें काटना, भाई टंडन। मोबाइल से सुरेंद्र बंसल की हताश और कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। जतिन ने याशिका के आर्थर के पीछे हटने की रक्षा के लिए सुरक्षित और पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन अचानक जॉयस्टिक खराब हो गया और उसका चरित्र उसकी आज्ञाओं का पालन न करते हुए पाठ्यक्रम से भटकने लगा। लानत है! क्या हो रहा है? स्क्रीन फ्रीज। हे भगवान! यह इंटरनेट है। यह खूनी बुरा नेटवर्क है। मैं ठंड खा रहा हूं, मैं ठंड में हूं। अपने चरित्र को दुश्मन चैंपियन में वापस भागते हुए देखकर जतिन ने कौशल और हमले की चाबियों को दबाकर इसे वापस नियंत्रित करने की कोशिश की, जो भी उपलब्ध था उसे मैश कर दिया। उनके आश्चर्य के लिए, जब सभी दुश्मनों का स्वास्थ्य कम था और उन्होंने अपने मुख्य नियंत्रण कौशल का उपयोग कर लिया था, जतिन के आह के ने हेडकाउंट को काटते रखा, लगातार अपने कौशल को ताज़ा किया, चौगुनी हत्या की और लड़ाई का रुख मोड़ दिया। 66,666। भाई जीतन कमाल का है। हमें इस तरह लड़ना चाहिए। रुको, तुमने कहा था कि तुम जम गए। सुरेंद्र बंसल की आवाज सुनाई दी। जतिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर हंसा। हाँ, मैं एक पल के लिए ठिठक गया, वरना मैं ठीक हो जाता। धिक्कार है इंडिया यूनिकॉम की अस्थिर इंटरनेट सेवा। जगत मेहरा, जो अभी सुपर सेंसरी स्टेट से उभरे थे, यह सुनकर अवाक रह गए। उसने जानबूझकर जतिन को पलटवार करने में मदद नहीं की और वास्तव में अगर वह चाहता भी तो वह नहीं कर सका। वह अभी भी एक ऐप को सटीक रूप से खोलने में असमर्थ था,
अकेले एक गेम चरित्र को ठीक से नियंत्रित करने दें। वह केवल जतिन के साथ एक शरारत कर रहा था, उसे चरित्र को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने से रोक रहा था। एक नए खिलौने की खोज के समान एक नए उत्साह के साथ जगत मेहरा ने पोर्टल या जंप पॉइंट के रूप में हर जगह वितरित भावनायुक्त वस्तुओं का उपयोग करते हुए फिर से सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश किया। भावनायुक्त आइटम उसकी धारणा को उतरने के लिए लुभा सकते हैं और सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट वाले आइटम उसे कुछ हद तक आसपास की वस्तुओं को प्रभावित करने में सक्षम बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने सीधे महसूस किया कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी सुपर सेंसरी स्टेट में इसके आसपास उतरा और जल्द ही वह हड्डी मिली जिसने उसके साथ सुपर सेंसरी संपर्क स्थापित किया था। प्रदीप भाटी की शादी के दिन जगत मेहरा को पहले ही आभास हो गया था कि हड्डी ने किनलिंग निर्जन क्षेत्र को छोड़ दिया है, लेकिन बाद में निरंतर संवेदन को देखते हुए हड्डी को विकासनगर शहर में नहीं बल्कि दूसरी दिशा में भेजा गया था। जिस शहर में इसे भेजा गया था वह एक ऐसी जगह थी जहां जगत मेहरा अपने उत्परिवर्तन के बाद नहीं गए थे, इसलिए वह संवेदन के आधार पर अनुमानित दिशा का अनुमान लगा सकता था, लेकिन इसका सटीक पता नहीं लगा सका। ऐसा लगता है कि कम से कम हड्डी और खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को एक ही स्थान पर ले जाया गया था। फीडबैक जानकारी के अनुसार उन्होंने पहले संक्षेप में बताया था, हड्डी अब दूसरे तहखाने के फर्श पर एक ऊंची इमारत के नीचे थी। भले ही आधी रात हो चुकी हो, फिर भी इस इमारत में कुछ लोग बिखरे हुए थे। जगत मेहरा ने एक से अधिक बार खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के माध्यम से सुपर सेंसरी स्टेट में आसपास की स्थितियों को महसूस किया था, इसलिए उन्हें उन सदस्यों के शरीर की प्रतिक्रिया की जानकारी की कुछ समझ थी जिन्होंने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और अन्य वस्तुओं को किनलिंग निर्जन क्षेत्र से बाहर ले जाया था। उनके फैसले के अनुसार हड्डी के सबसे करीब का व्यक्ति जिसने सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट स्थापित किया था उन सदस्यों में से एक होना चाहिए जिन्होंने इन चीजों को किनलिंग निर्जन क्षेत्र से बाहर ले जाया था। जिस स्थान पर ये चीजें अब हैं वह डिवाइन टेक्नोलॉजी का एक और गुप्त अनुसंधान आधार होना चाहिए। इन चीजों के आसपास अभी भी लोग निश्चित रूप से प्रासंगिक शोध करता है। जगत मेहरा ने सोचा, क्या वह कुछ कर सकता है? नैनीदंड शहर में गौतम शहर एक निश्चित उच्च तकनीक वाले औद्योगिक पार्क के भीतर एक निश्चित इमारत के दूसरे तहखाने में मिशिका एक वर्क सूट पहने हुए विभिन्न डेटा प्रदर्शित करने वाले कंप्यूटर स्क्रीन पर भौहें चढ़ा रही थी। वह एक प्रयोगशाला के अंदर गहरी सोच में लग रही थी। उन चीजों को किनलिंग निर्जन क्षेत्र से बाहर लाने के बाद वह गौतम शहर के इस शोध केंद्र तक उन चीजों का पीछा करते हुए मिस्टर बिष्ट की व्यवस्थित कार में बैठ गई। मिशिका का यहाँ पहली बार यह मौका था। जाहिर है यहाँ के उपकरण विकासनगर शहर के अनुसंधान आधार की तुलना में कहीं अधिक उन्नत और अद्यतन थे। यहाँ सुरक्षा और गोपनीयता भी अधिक गहन थी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यह नव स्थापित किया गया था। प्रारंभ में श्री बिष्ट ने किनलिंग निर्जन क्षेत्र अभियान में शामिल सदस्यों के लिए छुट्टी की योजना बनाई, जिससे उन्हें कुछ आराम मिल सके। आखिरकार किनलिंग निर्जन क्षेत्र में आधे महीने की लंबी खोज अधिकांश लोगों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से एक गंभीर चुनौती थी। हालांकि मिशिका ने छुट्टी को अस्वीकार कर दिया और श्री बिष्ट से अनुरोध करने की पहल की कि वह उसे किनलिंग निर्जन क्षेत्र से लाई गई वस्तुओं के विश्लेषण और अनुसंधान में भाग लेना जारी रखें। वास्तव में मुख्य विश्लेषण लक्ष्य खरगोश की लकड़ी की नक्काशी था, लेकिन विभिन्न परीक्षणों और शोधों के बाद वे इससे बहुत मूल्यवान जानकारी एकत्र करने में विफल रहे। एकमात्र उपयोगी सुराग उन्हें मिला कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को एक नुकीले धातु के उपकरण के साथ उकेरा गया था। लकड़ी की नक्काशी पर अवशिष्ट धातु का मलबा नक्काशी उपकरण की सामग्री को प्रकट कर सकता है, जिसका उपयोग बाजार में इसी तरह की कलाकृतियों की खोज के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। अंततः वे खाली हाथ समाप्त हो सकते हैं। लकड़ी की नक्काशी पर कोई मानव या मानवीय डीएनए या उंगलियों के निशान नहीं छोड़े गए थे, जिसने उन्हें हैरान कर दिया। आखिरकार किनलिंग निर्जन क्षेत्र में नक्काशीदार एक इंसान जो नंगे पैर दौड़ता था, क्या उसने खरगोश को तराशते समय जानबूझकर दस्ताने पहने होंगे? वापसी के रास्ते में विशेष और भयानक खरगोश मांस आक्रमण सपने को याद करते हुए मिशिका थोड़ा डरा हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन अधिक उत्साहित और रोमांचित थी।
क्या यही कारण नहीं था कि वह भारत वापस आई और गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने और इन अज्ञात रहस्यमय चीजों का अध्ययन करने के लिए डिवाइन टेक्नोलॉजी के इस गुप्त प्रभाग में शामिल होने के लिए श्री बिष्ट के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया? पिछले कुछ दिनों में उसने अपना ध्यान खरगोश की लकड़ी की नक्काशी से हटाकर किनलिंग निर्जन क्षेत्र से लाई गई अन्य वस्तुओं और पदचिह्न पर स्थानांतरित कर दिया है, एक सफलता पाने की उम्मीद में। अचानक प्रयोगशाला में रोशनी टिमटिमा गई। मिशिका ने आश्चर्य से ऊपर देखा। अनुसंधान केंद्र के उपकरण बहुत आधुनिक थे और सहायक सुविधाएं उत्कृष्ट थीं। वोल्टेज हमेशा स्थिर था। भले ही वह पिछले कुछ दिनों से देर से काम कर रही थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसे टिमटिमाती रोशनी की इस स्थिति का सामना करना पड़ा। मिशिका ने ऊपर देखने के बाद प्रकाश स्थिर हो गया। उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा का निरीक्षण करना जारी रखते हुए इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। थोड़ी देर बाद प्रकाश फिर से टिमटिमा गया। डॉक्टर मिशिका ने अपनी भौहें उठाईं, ऊपर देखा और थोड़ा अजीब महसूस किया। उनकी प्रयोगशालाओं में बिजली की आपूर्ति बहुत स्थिर थी, इसलिए समस्या शायद रोशनी के साथ थी। जाहिर है, इन रोशनी में गुणवत्ता के मुद्दे थे। क्या खरीदारों ने रिश्वत ली थी? उसे कल उपकरण के प्रभारी व्यक्ति से बात करनी होगी। ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत में है। डॉक्टर मिशिका इस बात पर बहुत स्पष्ट थीं कि श्री बिष्ट इन प्रयोगशालाओं को कितना महत्व देते हैं। अगर कोई कोनों में कटौती करने या धन बर्बाद करने की हिम्मत करता है, तो श्री बिष्ट इसे फिसलने नहीं देते। रोशनी फिर से टिमटिमा उठी, लेकिन मिशिका ने इसे नजरअंदाज कर दिया, स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित किया और कभी-कभी कीबोर्ड की पेचटन कुंजियों को हिट किया। लेकिन अगले ही पल कंप्यूटर स्क्रीन अचानक अंधेरा हो गया। डॉक्टर मिशिका अवचेतन रूप से पीछे की ओर झुक गई, काली स्क्रीन को देखते हुए थोड़ा स्तब्ध। मॉनिटर के निचले दाएं कोने पर पावर इंडिकेटर ने दिखाया कि बिजली चालू थी। तो क्या मेनफ्रेम के साथ समस्या थी? क्या यह काला हो गया था? क्या इन कंप्यूटर हार्डवेयर की खरीद में भी रिश्वत ली गई थी? डॉक्टर मिशिका ने मेनफ्रेम को देखने के लिए झुक गया, एक मजबूर पुनरारंभ पर विचार किया। हालांकि इस समय मॉनिटर फिर से जल उठा, वही छवि प्रदर्शित कर रहा था जो पहले काला हो गया था। क्या चल रहा है? डॉक्टर मिशिका ने कंप्यूटर का संचालन किया और कोई समस्या नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रीन बस एक पल के लिए काली हो गई हो। उसने अवचेतन रूप से प्रयोगशाला के चारों ओर देखा, लेकिन वह वहां अकेली थी और आसपास की स्थिति एक नज़र में स्पष्ट थी। सामान्य से अलग कुछ भी नहीं था। वह उठी, दरवाजे पर चली गई और सुरक्षा कक्ष में संचार बटन दबाया। यह सुरक्षा कक्ष है। यह डॉक्टर फैंग। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उसने इंटरकॉम के माध्यम से कुछ हैरान आवाज सुनी। डॉक्टर मिशिका ने लैब में सर्विलांस कैमरे पर नजर डाली। वह जानती थी कि कुछ विशेष कारणों से दूसरी भूमिगत मंजिल पर कई प्रयोगशालाओं के निगरानी फुटेज को एक अलग प्रणाली पर स्वतंत्र रूप से संग्रहीत किया गया था। यहां तक कि सुरक्षाकर्मी, जिन्होंने गोपनीयता समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए थे, वास्तविक समय में इसे देखने में सक्षम नहीं थे। क्या मेरे अलावा D2 स्तर पर कोई अन्य शोधकर्ता हैं? डॉक्टर मिशिका ने पूछा। एक पल के बाद इंटरकॉम के दूसरे छोर पर आवाज ने कहा, शोधकर्ता सिन्हा और डॉक्टर यांग अभी-अभी चले गए, अब आप D2 स्तर पर एकमात्र शोधकर्मी हैं। सुरक्षा कर्मियों के बारे में क्या? डॉक्टर मिशिका ने फिर पूछा। मेरे सहित ड्यूटी पर 6 अधिकारी हैं, जिनमें से 2 D2 स्तर पर हैं। ठीक है, धन्यवाद। अपनी बात समाप्त करने के बाद डॉक्टर मिशिका ने एक पल इंतजार किया, फिर इंटरकॉम बटन को फिर से दबाया। क्या मैं पूछ सकता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बलवारी लाल मौलासी है और मैं सुरक्षा टीम 3 का टीम लीडर हूं। इंटरकॉम पर सुरक्षा अधिकारी ने कहा। कैप्टन मौलासी, आप यहां कितने समय से काम कर रहे हैं? इस जगह के पूरा होने के बाद से तैयारी और प्रशिक्षण अवधि सहित यह 10 महीने हो गया है, या सटीक रूप से कहें तो 10 महीने और 17 दिन। बलवारी लाल मौलासी ने जवाब दिया। क्या यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अक्सर खराब हो जाते हैं? लाइन के दूसरे छोर से एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, इससे पहले कि बलवारी लाल मौलासी ने अंततः अनिश्चित रूप से उत्तर दिया, जहां तक प्रयोगशाला में उपकरणों की बात है,
हम इसे छू नहीं सकते। मेरा मतलब है, अतीत में क्या अन्य शोधकर्ताओं ने रात में काम करते समय उपकरण की खराबी या बिजली की समस्याओं की सूचना दी है? डॉक्टर मिशिका ने अपने शब्दों को ध्यान से चुनने के बाद पूछा। बलवारी लाल मौलासी ने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि D1 का शौचालय एक बार आधी रात को टूट गया और पानी फ्लश नहीं हुआ। वह नहीं। डॉक्टर मिशिका ने तुरंत बाधित किया, मेरा मतलब है, उदाहरण के लिए, रोशनी। क्या अभी प्रकाश, झिलमिलाहट या ऐसा कुछ भी हुआ है? वह नहीं करना चाहिए। हुआ है ना? बलवारी लाल मौलासी ने अनिश्चितता से कहा। डॉक्टर मिशिका विचारशील लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि केवल प्रयोगशाला की रोशनी में ही समस्या थी जहां वह स्थित थी। मुझे अभी याद आया, पहले। बलवारी लाल मौलासी ने अपनी सजा पूरी नहीं की थी, इससे पहले की लाइन अचानक खत्म हो गई। डॉक्टर मिशिका को कई बार इंटरकॉम बटन दबाकर वह अचंभित रह गईं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कैप्टन मौलासी, क्या आप अभी भी वहां हैं? कैप्टन मौलासी। इंटरकॉम पर केवल विद्युत प्रवाह की स्थैतिक सुनाई दे सकती थी। अचानक उसके आसपास सब कुछ खामोश हो गया। वह कंप्यूटर के अंदर पंखे के घूमने की आवाज भी सुन सकती थी। क्या बलवारी लाल मौलसी को कुछ हो सकता था? डॉक्टर मिशिका इस विचार से बेवजह परेशान थी। कई सेकंड बाद बलवारी लाल मौलासी की आवाज फिर से आई। इसलिए इन प्रयोगशालाओं में रोशनी पहले की तुलना में कम होनी चाहिए। क्या लाइन अभी बाधित हुई थी? क्या इंटरकॉम में कोई समस्या है? डॉक्टर मिशिका ने जल्दी से पूछा। सुरक्षा कक्ष में बलवारी लाल मौलासी यह सुनकर दंग रह गए और उन्होंने असमंजस में पड़कर इंटरकॉम के इंडिकेटर लाइट को देखा। नहीं, संकेतक प्रकाश पूरे समय चालू रहा है, लाइन कभी नहीं काटी गई थी। क्या डॉक्टर फैंग की ओर से कोई समस्या थी? मैंने नहीं सुना कि आपने अभी क्या कहा। आपने पहले कहा था। क्या हुआ? ओह, मेरा मतलब था कि डॉक्टर यांग ने पहले सोचा था कि प्रयोगशाला में रोशनी बहुत उज्ज्वल और कुछ हद तक चमकदार थी, इसलिए हमने बाद में सभी रोशनी बदल दी। प्रयोगशालाओं 6, 7, 8, 9 और 10 में रोशनी दूसरों की तुलना में अपेक्षाकृत मंद या नरम होती है। डॉक्टर मिशिका को जवाब देने में कुछ सेकंड लगे। थोड़ी देर में निगरानी पर पूरा ध्यान दें। मेरी प्रयोगशाला के बाहर और आसपास किसी भी असामान्यता के लिए देखें। अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत सूचित करें। डॉक्टर फैंग। अगर कुछ होता है से आपका क्या मतलब है? कैप्टन मौलाना को लगा कि उनकी रीढ़ की हड्डी में एक अकथनीय ठंडक रेंग रही है। यह ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक यादृच्छिक टिप्पणी है जो मैंने की थी। इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। जितना अधिक आप कहते हैं कि चिंता मत करो, उतना ही मैं करूंगा। बलवारी लाल मौलासी और सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर मिशिका ने पहले ही कॉल समाप्त कर दी थी। उन्होंने तुरंत सुरक्षा कक्ष में कई निगरानी स्क्रीन की ओर रुख किया। कुछ प्रयोगशालाओं और भंडारण कक्षों के अंदर, गलियारों, सीढ़ियों, लिफ्ट आदि सहित अन्य कमरे सभी निगरानी सीमा के भीतर थे। इसके अलावा, यदि वह इच्छुक था, तो वह न केवल D2 के लिए, बल्कि D1 के लिए भी निगरानी देख सकता था, जमीन के ऊपर की मंजिलों और यहां तक कि पूरे पार्क की निगरानी को सीधे देख सकता था। लेकिन सब कुछ जांचने के बाद, उसे कोई समस्या नहीं मिली। फिर उन्होंने डॉक्टर मिशिका को प्रयोगशाला 6 छोड़ते हुए प्रयोगशाला 9 में प्रवेश करते हुए देखा। प्रवेश करने से पहले, उसने विशेष रूप से गलियारे में निगरानी कैमरे को देखा, जैसे कि उसे बता रहा हो, सावधान रहो, मैं अंदर जा रही हूं। क्या अभी प्रयोगशाला 6 में कोई असामान्य स्थिति थी? उसने कॉल के दौरान डॉक्टर मिशिका के अजीब व्यवहार के बारे में सोचा और चिंतित महसूस करने लगा। अतीत में कुछ खतरनाक मिशनों के दौरान भी उसने कभी भी इस घबराहट को महसूस नहीं किया था, जिससे वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आश्चर्य था कि उन प्रयोगशालाओं और गुप्त भंडारण कक्षों में उसके द्वारा देखे गए उपकरणों के अलावा और क्या था। डॉक्टर फेंग और डॉक्टर यांग जैसी उच्च शिक्षित प्रतिभाएं क्या शोध कर रही थीं? इससे पहले, अपने सहयोगियों की तरह, उन्होंने उच्च वेतन के लिए डिवाइन टेक्नोलॉजी के गुप्त अनुसंधान विभाग में काम करने के लिए एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह विभाग क्या जांच कर रहा है। उच्च पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए उनमें से किसी ने भी अपने कर्तव्यों से परे जानकारी की जांच करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी बस अपने काम में व्यस्त थे। लेकिन आज रात डॉक्टर फैंग के रहस्यमय और विचित्र शब्दों ने उन्हें उत्सुक बना दिया। हालांकि डॉक्टर मिशिका केवल कुछ दिनों के लिए यहां आई थीं और उन्होंने ज्यादा बातचीत नहीं की थी, उनकी पिछली बातचीत आज रात जितनी लंबी भी नहीं थी, उनके पास उनके बारे में एक सामान्य धारणा थी। वह जानता था कि वह मजबूत पेशेवर कौशल वाली महिला थी, एक ऐसी व्यक्ति जिसकी डॉक्टर यांग और अन्य लोग प्रशंसा करते थे। वह बहुत सीधी भी थी, स्पष्ट रूप से थोड़ी सी भी विसंगति पर ओवर रिएक्ट करने वाली नहीं थी। अन्यथा वह इतनी देर रात तक D2 पर अकेली नहीं रहती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर मिशिका के पास D1 और D2 प्रयोगशालाओं में सर्वोच्च अधिकार था। उनके अलावा कम से कम 2 अन्य शोधकर्ताओं को प्रयोगशालाओं नंबर 6 से नंबर 10 में प्रवेश करने की आवश्यकता थी। इसलिए मिशिका को पता होना चाहिए कि वे क्या जांच कर रहे थे, उन रहस्यों को जानना चाहिए जो उसने नहीं किए थे। अगर उसे कुछ अजीब मिल सकता है तो निश्चित रूप से उसका आधार था। जब वह मॉनिटर के माध्यम से प्रयोगशाला के बाहर गलियारे पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तो उसके कंधे को अचानक टैप किया गया, जिससे उसे एक चौंका दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक रिफ्लेक्सिव प्रतिशोध हुआ। अरे नहीं, तुमने मुझे डरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? सुरक्षा कक्ष में एक युवा आवाज सुनाई दी। बलवारी लाल मौलासी, जो प्रतिक्रिया देने वाले थे, ने जल्दी से दूसरे व्यक्ति की कलाई को छोड़ दिया, एक सांस छोड़ी। आप बिना कोई शोर किए कैसे आ गए? तुमने मुझे भी चौंका दिया। उसके कंधे को छूने वाला उसका सहयोगी गगनदेव था, जो D2 ड्यूटी पर भी था। आपका क्या मतलब है, कोई शोर नहीं? क्या तुमने मुझे दरवाजा खोलते और बंद करते नहीं सुना? गगनदेव ने अजीब तरह से पूछा। बूढ़े मौलसी, आज आप बंद लग रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे लिए मॉनिटर देखो, मैं प्रायोगिक क्षेत्र में एक त्वरित चक्कर लगाने जा रहा हूं। यह कहकर बलवारी लाल मौलासी ने वॉकी टॉकी और अन्य गियर उठाया और खड़े हो गए। इस बीच प्रयोगशाला नंबर 9 के अंदर मिशिका ने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी को ले जाने वाले कंटेनर को खोला। एक पारदर्शी बॉक्स धीरे धीरे धातु के मंच से ऊपर उठा। स्पष्ट बॉक्स सामग्री के माध्यम से वह अजीब, कच्चे, बदसूरत खरगोश की लकड़ी को उस पर मुस्कुराते हुए देख सकती थी। निस्संदेह यह लकड़ी की नक्काशी सबसे मूल्यवान वस्तु थी जिसे वे किनलिंग निर्जन क्षेत्र से वापस लाए थे। रास्ते में उसने और टीम लीडर ली को पहले ही पता चल गया था कि लकड़ी की नक्काशी में सपनों को प्रभावित करने की शक्ति है। इस प्रकार सड़क पर और यहां लाए जाने के बाद इसे सख्त भंडारण मानकों की आवश्यकता थी, विश्राम क्षेत्र से बहुत दूर। शोधकर्ताओं के लिए प्रयोगशाला में सोना भी मना किया गया था। हालांकि 2 दिन पहले जब उन्होंने जानबूझकर परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए स्वप्न प्रभाव प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया कि जो लोग इसके आसपास सो गए थे, उनके पास अब अजीब, खरगोश के मांस से जुड़े सपने नहीं थे। वास्तव में 2 लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्हें संदेह था कि लकड़ी की नक्काशी केवल रात में ही काम कर सकती है, इसलिए उन्होंने कल रात एक और प्रयोग किया। परिणाम वही था, कोई स्वप्न प्रेरित घटना नहीं थी। इसलिए मिशिका ने शुरू में फैसला किया कि लकड़ी की नक्काशी की शक्ति केवल किनलिंग निर्जन क्षेत्र में काम करती है। हालांकि आज रात प्रयोगशाला संख्या 6 में कुछ विसंगतियां हुईं और वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के बारे में सोच रही थी। कंटेनर में लकड़ी की नक्काशी को घूरते हुए मिशिका बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। क्या आप शरारत कर रहे हैं? उसने कुछ परीक्षण वस्तुओं को दोहराना शुरू कर दिया जो पहले किए गए थे, जानकारी रिकॉर्ड करते हुए। उसने सोचा कि क्या खरगोश की लकड़ी की नक्काशी फिर से अपनी सक्रिय अवधि में प्रवेश कर गई है? थोड़ी देर बाद मिशिका को थोड़ी प्यास लगी। वह प्रयोगशाला के अगले दरवाजे के विश्राम कक्ष में गई, पानी के डिस्पेंसर से एक डिस्पोजेबल पेपर कप लिया और उसमें पानी भर दिया। कप भरने के बाद वह वापस जाने वाली थी, लेकिन उसकी नज़र पानी के डिस्पेंसर के बगल में एक प्लेट पर पड़ी। यहाँ खरगोश के मांस की प्लेट किसने रखी? और यह पकाया भी नहीं गया है? मिशिका के मन में यह विचार आया क्योंकि वह पानी की चुस्की लेते हुए वापस चली गई।
फिर वह जम गई, यहाँ तक कि अपनी सांस भी रोक ली। उसके दिल के नीचे से एक ठंडक उठी, ठंडा पसीना उसकी पीठ को भिगो रहा था। वह धीरे धीरे मुड़ी और कच्चे खरगोश के मांस के टुकड़ों से भरी पानी के डिस्पेंसर के बगल में चीनी मिट्टी के बर्तन प्लेट को देखा। उसने अनजाने में अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया, अपने हाथ में पेपर कप को कुचल दिया। सौभाग्य से यह ठंडा पानी था जिसे उसने भरा था, इसलिए वह झुलस नहीं गई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उसने पहले सपने में देखा था। क्या वह अब सपना देख रही थी? क्या वह बिना सोचे समझे सो गई थी? मिशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सिर हिलाया और फिर खुद को चुटकी ली। दर्द ने उसे एहसास कराया कि यह एक सपना नहीं था, बल्कि वास्तविक जीवन था। लेकिन क्या यह वास्तव में वास्तविकता थी? उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं और वाटर कूलर की ओर देखा। कच्चे खरगोश के मांस का पकवान गायब हो गया था, जैसे कि वह वहां कभी नहीं था। एक मतिभ्रम? मिशिका ने बाकी क्षेत्र छोड़ दिया और पारदर्शी कंटेनर में अलग थलग लकड़ी की नक्काशी करने वाले खरगोश को देखते हुए प्रयोगशाला में फिर से प्रवेश किया। अपने चौड़े, मुस्कुराते हुए मुंह से खरगोश उसका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। अचानक प्रयोगशाला संख्या 9 में रोशनी मंद हो गई, जैसे कि सूरज एक क्षण पहले चमक रहा था, लेकिन अब काले बादलों के अचानक कफन और आसन्न बारिश से अस्पष्ट हो गया था। मिशिका को अचानक भ्रम हुआ कि उसने एक अलग जगह में प्रवेश किया है, जैसे कि उसने प्रयोगशाला नंबर 9 के भीतर एक और दुनिया में कदम रखा हो। फिर भी एक सेकंड बाद रोशनी अपनी मूल चमक में लौट आई और प्रयोगशाला वैसी ही शांत रही जैसे वह पहली बार अंदर आई थी। यह जीवित? मिशिका के मन में एक आवाज फुसफुसाई। वह कभी भी अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करती थी। उसकी समझ में हर घटना का एक समान कारण था। यदि कुछ घटनाओं को कुछ समय के लिए समझाया नहीं जा सकता है, तो यह केवल उपलब्ध जानकारी की कमी के कारण था। इसके बावजूद विभिन्न फिल्मों और कलाकृतियों से प्रभावित होकर उन्होंने सहज रूप से कुछ चीजों को इन घटनाओं से जोड़ा। भले ही वह तार्किक रूप से जानती थी कि यह सिर्फ उसे डरा रहा था, लेकिन उसने जो डर महसूस किया वह अज्ञात के लिए शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। मिशिका का दिल तेजी से धड़क रहा था। कई गहरी सांसें लेने और खुद को शांत करने के बाद उसने लकड़ी के खरगोश वाले पारदर्शी कंटेनर को धातु के मंच में वापस ले लिया, जिससे वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग हो गया। अपने जीवन में पहली बार उसने ऐसा महसूस किया था, लेकिन भय और भय के हल्के धागे के पीछे उसे अत्यधिक प्रत्याशा और उत्तेजना की भावना भी महसूस हुई। जैसे ही वह प्रयोगशाला नंबर 9 से निकली, मिशिका गश्त पर मौजूद बलवारी लाल मौलासी से टकरा गई। बाद वाले को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मिशिका माथे पर पसीने से पीली पड़ रही थी। डॉक्टर फेंग, क्या कुछ गड़बड़ है? उसका दिल धड़कने लगा। वास्तव में कुछ हुआ है। क्या यह प्रयोगशाला नंबर 9 के अंदर से था? मिशिका ने निर्देश दिया, D2 को सील कर दो। नहीं, D1 को भी शामिल करें। कल सुबह तक किसी को भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। पहली मंजिल पर सुरक्षा कार्यालय में ड्यूटी पर रहें। आगे क्या करना है, इस पर मिस्टर बिष्ट के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। बलवारी लाल मौलासी दंग रह गए और पूछना चाहते थे, लेकिन दालान में रोशनी अचानक मंद हो गई। मिशिका जल्दी से उसके पास से आगे बढ़ गई, उसे एक धक्का दिया और उससे आग्रह किया, जल्दी जाओ। बलवारी लाल मौलासी ने एक शब्द भी कहने या कोई और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सुरक्षा कार्यालय में गगनदेव को सूचित करने के लिए अपने वॉकी टॉकी का उपयोग किया, जबकि अक्सर प्रयोगशाला नंबर 9 के बंद दरवाजे पर वापस देखते थे, यह सोचते हुए कि अंदर क्या हुआ था। एकता नगर टाउन, एक निश्चित 3 सितारा होटल के एक कमरे के भीतर। जगत मेहरा ने खुद को सुपर सेंसरी स्टेट से बाहर निकालते हुए अपनी आंखें खोली। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने अपने दिमाग की थकान दूर की। उन्होंने बार बार सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश किया था, जो खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के आसपास दिखाई दे रहे थे। सुपर सेंसरी कॉन्टैक्ट की स्थापना करने वाली हड्डी का उपयोग करते हुए उन्होंने आसपास के वातावरण को प्रभावित करने का प्रयास किया था। एक बार जब उसने पुष्टि की कि आसपास एक व्यक्ति था, संभवतः उन व्यक्तियों में से एक था जो किनलिंग निर्जन क्षेत्र से खरगोश की लकड़ी की नक्काशी लेकर आया था,
तो उसने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते हुए विभिन्न गड़बड़ी पैदा करना शुरू कर दिया। उनकी शरारत का उद्देश्य उस व्यक्ति में भावनात्मक अराजकता पैदा करना था, जिससे उन्हें सहज रूप से संदेह होता था कि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी में कुछ गड़बड़ थी और अपना सारा ध्यान उस पर केंद्रित कर दिया। जब वह व्यक्ति खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के आसपास पहुंचा, तो जगत मेहरा ने गुड्डू द्वारा विकसित कार्यक्षमता का उपयोग करने की कोशिश की। उन्होंने खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के भावनात्मक अवतार को बुलाया और इसे व्यक्ति पर प्रक्षेपित किया, सीधे उनकी भावनाओं को प्रभावित किया। जगत मेहरा को यकीन नहीं था कि इसका क्या असर होगा। आखिरकार सुपर सेंसरी स्टेट में कई धारणाओं को उन्हें आत्म डिकोड करने की आवश्यकता थी, और जो जानकारी वह वर्तमान में डिकोड कर सकता था वह बहुत कम था। न तो चित्र और न ही ध्वनि प्राप्त की जा सकती थी, लेकिन कम से कम एक बात थी जिसके बारे में वह निश्चित था। जो व्यक्ति खरगोश की लकड़ी की नक्काशी के आसपास दिखाई दिया था, वह घबरा रहा था और डरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से उनका उद्देश्य लोगों को डराकर उनके साथ मजाक करना नहीं था, बल्कि डिवाइन टेक्नोलॉजी के पीछे छिपे संभावित पिशाच को बाहर निकालना था, यह उम्मीद करते हुए कि वे व्यक्तिगत रूप से खरगोश की लकड़ी की नक्काशी में जाएंगे। जगत मेहरा ने समय का निरीक्षण किया। लगभग 1 बज रहा था और जतिन अभी भी क्रॉसलेग्ड गेमिंग कर रहा था, लेकिन उसने अपने हेडफोन लगाए स्पष्ट रूप से सोच रहा था कि जगत मेहरा सो रहा था और खेल की आवाज से उसे परेशान नहीं करना चाहता था। एक नज़र में उसने देखा कि जतिन ने मानचित्र के चारों ओर एक जंगली आर्थर के बाद एक जंगल चरित्र के रूप में खेलने से एक सहायक भूमिका में बदल दिया था। वह जो कह रहा था और उसके हेडफोन से आ रही आवाज़ों के आधार पर यह स्पष्ट था कि आर्थर के रूप में खेलने वाला याशिक था। उन्हें अपने गेम स्क्रीन को देखने की जरूरत नहीं थी, बस उनकी बातचीत सुनकर जगत मेहरा बता सकते थे कि उनका खेल सुचारू रूप से नहीं चल रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद जगत मेहरा ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस बार सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने के बजाय उन्होंने एमआई के स्थान पर विकासनगर शहर में एक नोटबुक से फटी हुई ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र को महसूस किया। यह भित्तिचित्र एक मार्कर था जिसे जगत मेहरा ने एक निश्चित पेंसिल ड्राइंग के आसपास पर्यावरणीय जानकारी को देखने के बाद बनाया था, जिसके साथ उन्होंने सुपर सेंसरी स्टेट में रहते हुए भावनात्मक जल से एक संबंध स्थापित किया था। इस मार्कर ने सुपर सेंसरी स्टेट से सभी देखी गई जानकारी को सीधे तौर पर नहीं बदला, लेकिन केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा जिसे वह समझ सकता था, सामान्य स्थिति और सुपर सेंसरी स्टेट में देखी गई जानकारी के साथ मिलकर। उदाहरण के लिए, अलग अलग भावनाओं के तहत अलग अलग लोगों से प्रतिक्रिया की जानकारी, जैसे अलग अलग कामकाजी परिस्थितियों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्थिति या विभिन्न वास्तुशिल्प अंतरिक्ष संरचनाओं पर प्रतिक्रिया की जानकारी, और इसी तरह। ये मार्कर एक अर्थ में असेंबली भाषाओं की तरह थे, जिन्हें जगत मेहरा ने संवेदी प्रतिक्रिया के आधार पर अभिव्यक्त किया था, जिसे वह केवल सुपर सेंसरी स्टेट के दौरान समझ सकता था। हालांकि वह वर्तमान में इस भाषा का उपयोग प्रोग्रामिंग के लिए नहीं कर सकता था, बल्कि केवल डिकोडिंग और सारांश के लिए कर सकता था। दूसरों के लिए कागज पर वे वृत्त और घुमावदार रेखाएं केवल लक्ष्यहीन भित्तिचित्र या एक समझ से बाहर कलात्मक रचना की तरह दिखेंगी। विकासनगर शहर में रहते हुए जगत मेहरा को एमआई का पता चलने और उसके आवास की पुष्टि करने के बाद उसने एक भित्तिचित्र को एक विशिष्ट आकार के कागज के हवाई जहाज में बदल दिया और उसे अपने मास्टर बेडरूम की बालकनी पर छोड़ दिया, जिससे ऐसा लग रहा था कि किसी ने गलती से उसे वहां फेंक दिया हो। उनके संज्ञानात्मक मॉडल के अनुसार, जो तरुण गोयल की स्मृति के टुकड़ों और एमआई की विभिन्न वस्तुओं के विश्लेषण के माध्यम से स्थापित किया गया था, उन्हें तकनीकी सामग्री के साथ उपन्यास चीजों में सहज रुचि थी। इसलिए अगर उसे बालकनी पर मुड़ा हुआ कागज का हवाई जहाज जगत मेहरा मिला, तो 90% संभावना थी कि वह इसे आगे की जांच के लिए रखती, क्योंकि इस कागज के हवाई जहाज की अनूठी तहविधि का आविष्कार जगत मेहरा ने किया था। अलग अलग स्थानों पर रखे गए विशिष्ट वजन ने इसे अधिक स्थिर, दूर और लंबे समय तक उड़ने की अनुमति दी, जो पहली नज़र में बहुत अनोखा लग रहा था। बेशक अगर एमआई ने हवाई जहाज को अलग कर दिया, तो वह निस्संदेह कागज पर भित्तिचित्र को नोटिस करेगी। सामान्य लोग सोच सकते हैं कि यह यादृच्छिक डूडल था, लेकिन एमआई के व्यक्तित्व को देखते हुए
वह संभवतः डूडल पैटर्न और लाइनों के भीतर स्थिरता को नोटिस करेगी, जिससे उसे ड्राइंग को बनाए रखने और शायद उस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उस समय जिन वस्तुओं ने जगत मेहरा के साथ भावनात्मक आसव संबंध स्थापित किया था, वे केवल काले घेरे से भरे कागजात थे। इस कागज की एकल शीट कुछ बड़ी थी और उन्हें छोटे टुकड़ों में नहीं फाड़ा जा सकता था या किसी अन्य तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए उन्हें पोजिशनिंग पेपर स्ट्रिप्स जैसी वस्तुओं के अंदर छिपे हुए स्थानों में रखना चुनौतीपूर्ण था। इसलिए जगत मेहरा ने इस तरीके का प्रयास किया, उसे स्वेच्छा से कागज को अपने पास रखने की कोशिश की। बेशक यह भी एक प्रयोग था जिसे जगत मेहरा जानबूझकर अंजाम देना चाहते थे। वह यह देखना चाहता था कि क्या सीमित जानकारी के माध्यम से उसने जो संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित किया था, वह सीधे संपर्क के बिना किसी के व्यवहार पैटर्न की प्रभावी ढंग से भविष्यवाणी कर सकता है। अब इसे देखते हुए एमआई ने वास्तव में ब्लैक सर्कल भित्तिचित्रों को अपने पास रखा, यहाँ तक कि इसे काम पर लाया और दिव्य प्रौद्योगिकी के गुप्त अनुसंधान आधार को भी लाया। इससे पता चलता है कि मी के व्यवहार की उनकी कटौती और भविष्यवाणी सटीक थी। हालांकि जगत मेहरा को पता था कि ब्लैक सर्कल ग्राफिटी को पूरा करने के बाद उन कागजात का इमोशन इन्फ्यूज्ड आइटम के समान प्रभाव था, वे वास्तव में इमोशन इन्फ्यूज्ड आइटम बन गए, जिससे उनके साथ एक सीधा संवेदी संबंध बन गया, केवल परसों को रक्त पीने वाले उत्परिवर्तन के बाद। कल रात उसने एक बार काले घेरे के भित्तिचित्रों को महसूस किया था और वास्तव में उसके सपने को देखकर एमआई के सपनों की दुनिया को सफलतापूर्वक ट्रिगर किया था। हालांकि उस सपनों की दुनिया में जगत मेहरा को लगा कि कुछ अजीब है। सपना अपने आप में ठीक था। यह एमआई के बारे में था जो एक कंप्यूटर के सामने बैठा था, एक सिस्टम को क्रैक कर रहा था। उसके सामने दीवार पर 4 स्क्रीन लटकी हुई थीं और स्नैक रैपर के साथ साथ बिजली के तार पूरे फर्श पर बिखरे हुए थे। पास में सोडा की कई 2 लीटर की बोतलें थीं। उसकी भावनाएं केंद्रित थीं, समर्पित थीं, फिर भी थकी हुई थीं, संदेह और भ्रम के स्पर्श के साथ। यह जगत मेहरा की भावनाओं के समान था जब वह सुपर सेंसरी स्टेट में था और अपने परिवेश की प्रतिक्रिया पर पूरा ध्यान दे रहा था। लेकिन जगत मेहरा को जो अजीब लगा वह यह था कि पूरे सपने के दौरान उन्हें इमोशन इन्फ्यूज्ड आइटम से कोई भावनात्मक प्रक्षेपण नहीं मिला। अतीत में जब भी वह इमोशन इन्फ्यूज्ड आइटम को महसूस करके किसी के सपनों की दुनिया को ट्रिगर करता था, तो वह हमेशा सपनों की दुनिया में इसी तरह के भावनात्मक अनुमानों को देखता था। भावनात्मक अनुमान सीधे तौर पर इस बात से संबंधित नहीं हैं कि उनकी इमोशन इन्फ्यूज्ड आइटम कैसी दिखती हैं, इसके बजाय वे सीधे उनके विचारों, भावनाओं और अनुभवों से संबंधित हैं, जबकि इमोशन इन्फ्यूज करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मिनियन, 8 हथियार, 8 आंखों वाली लकड़ी की नक्काशी, खरगोश का मांस, सैतामा सेंसेई, सुलेख सिखाने वाला बूढ़ा आदमी, या यहाँ तक कि उसकी अपनी छवि थी, भावनात्मक अनुमान विविध थे, लेकिन वे हमेशा दिखाई देते थे। जैसे ही वे प्रकट होते, जगत मेहरा, जो सपनों की दुनिया को भांप रहे थे, निश्चित रूप से इसके बारे में जानते थे। हालांकि एमआई के सपने में शुरू से अंत तक वह किसी भी भावनात्मक प्रक्षेपण की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सका। साथ ही उसे यह महसूस हो रहा था कि उसने सपनों की दुनिया की पूरी तस्वीर नहीं देखी है। क्या ऐसा हो सकता है कि सपनों की दुनिया में भावनात्मक अनुमानों को देखने के लिए उसे सुपर सेंसरी स्टेट में भी प्रवेश करने की आवश्यकता थी? लेकिन वह किसी और के सपने में सुपर सेंसरी स्टेट में कैसे प्रवेश कर सकता है जब उसका सारा ज्ञान और भावनाएं दूसरों से हैं? एमआई के सपनों की दुनिया की पिछली संवेदना ने उसे कई सवालों के साथ छोड़ दिया, इसलिए यह अनुमान लगाने के बाद कि एमआई आज सो गई थी, वह फिर से उसके सपनों को महसूस करने के लिए आगे बढ़ा। पिछली बार उन्हें एमआई के सपने में ही ज्यादा दिलचस्पी थी, हालांकि खरगोश की लकड़ी की नक्काशी और हड्डी विकासनगर शहर में नहीं, बल्कि कहीं और खत्म हुई थी। लेकिन मिस्टर बिष्ट के साथ एमआई की बातचीत सुनने के बाद उन्हें पता चला कि यह महिला हैकर, जिसने पहले तरुण गोयल को मछली की मदद की थी, डिवाइन टेक्नोलॉजी के सीक्रेट डिवीजन में थी और कई गोपनीय मामलों से भी निपट चुकी थी। लेकिन अब एमआई के सपने को महसूस करने और उसमें प्रवेश करने के माध्यम से ट्रिगर करने के अपने दूसरे प्रयास के दौरान जगत मेहरा को अपनी खुद की इमोशन इन्फ्यूजिंग वस्तु की खोज करने में अधिक रुचि थी। इस बार जैसे ही उसने महसूस करना शुरू किया,
उसने फिर से स्वप्नलोक को ट्रिगर किया और MI के सपने में प्रवेश किया। सपने में वह एक रेस्तरां के एक कोने में बैठी थी, अपने नोटबुक कंप्यूटर पर निगरानी स्क्रीन के एक समूह पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। बस एक नज़र के साथ जगत मेहरा ने तुरंत पहचान लिया कि वह उस स्थिति को देख रहा था जब वह तरुण गोयल के साथ उसे ट्रैक कर रही थी। हालांकि चूंकि उनका सारा ध्यान जगत मेहरा पर नजर रखने पर केंद्रित था, इसलिए तरुण गोयल, जिन्हें उनके साथ होना चाहिए था, सपने में प्रकट नहीं हुए। जगत मेहरा ने इस सपने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि सपने के भीतर सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। लेकिन सुपर सेंसरी स्टेट के लिए शर्त यह है कि उसकी अवधारणात्मक क्षमताएं आम लोगों की तुलना में बहुत मजबूत हैं, यहां तक कि सिक्स्थ सेंस भी है जो आम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। वह वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र में परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से देख सकता है, कुछ पर्यावरणीय जानकारी को समझ सकता है जिसे आम लोग नहीं समझ सकते हैं, और इन धारणाओं को सामान्य 5 इंद्रियों को अस्थायी रूप से छोड़कर सुपर संवेदी अवस्था में प्रवेश करने के लिए एकीकृत कर सकते हैं। अन्य लोगों के सपनों में जगत मेहरा की धारणाएं दूसरों की अवधारणात्मक जानकारी पर आधारित होती हैं। यह ऐसा है जैसे आप दूर से किसी और की स्क्रीन पर एक फिल्म देख रहे हैं। फिल्म एक 500 मेगाबाइट उच्च संपीड़न प्रारूप है। यह दूसरे व्यक्ति के एकीकृत ग्राफिक्स कार्ड से डिकोड की गई छवि है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कितना भी ऊंचा है, यह बेकार है। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद जगत मेहरा ने महिमा के सपने में सीधे सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने का विचार छोड़ दिया और इसके बजाय अपना सारा ध्यान उसके विभिन्न अवधारणात्मक विवरणों पर केंद्रित किया, जो छवियों, ध्वनियों, स्पर्श, गंध आदि जैसे पहलुओं से संपर्क कर रहा था। जगत मेहरा ने इन धारणाओं को सुपर सेंसरी स्टेट के तहत विभिन्न सूचनाओं में विपरीत तरीके से बदलने की कोशिश शुरू कर दी। निश्चित रूप से इसका केवल एक हिस्सा वह रूपांतरित और संकलन कर सकता था। लेकिन जब वह इस तरह सोचने लगे तो महिमा की स्वप्नलोक में अचानक बहुत बड़ा बदलाव आया। सारा परिवेश तुरंत गायब हो गया और विभिन्न रेखाओं और वृत्तों से बने स्थान में बदल गया, जो लगातार बदलते और चलते रहे। जगत मेहरा ने तुरंत महसूस किया कि यह सपने के धारणा वाले हिस्से की अभिव्यक्ति है, जिसे वह सुपर सेंसरी स्टेट के तहत बदल और संकलित कर सकता है। नहीं, यह विवरण सटीक नहीं है, यह सुपर सेंसरी स्टेट के तहत धारणा से अलग है। सुपर सेंसरी स्टेट के तहत जानकारी के उन टुकड़ों को पारंपरिक इंद्रियों जैसे दृष्टि और श्रवण द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब ये जानकारी सीधे दृश्यमान है। उन्हें सुपर सेंसरी स्टेट के तहत संबंधित जानकारी में अनुवादित नहीं किया जाता है, लेकिन वे उस तरह के विशेष संकेत हैं जिन्हें जगत मेहरा ने स्वयं संक्षेप में प्रस्तुत किया है। इस अवस्था में जगत मेहरा ने पाया कि उसका धारणा कोण अब सपने की मालिक महिमा के साथ तय नहीं है, बल्कि स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता है। जगत मेहरा समझ गए, यह उस ब्लैक सर्कल भित्तिचित्र का भावनात्मक प्रक्षेपण रूप है। इसे पारंपरिक इंद्रियों के साथ नहीं देखा जा सकता है और सपने की दूसरी परत में छिपा हुआ है। केवल वे जो डिकोड करना जानते हैं, वे प्रवेश कर सकते हैं। इस खोज ने जगत मेहरा को बहुत उत्साहित कर दिया, क्योंकि यह उन्हें महिमा की अवधारणात्मक जानकारी के संकलन को पूरा करने में मदद कर सकता है। जब तक नमूना पर्याप्त है, उनका मानना है कि जल्द ही वह संज्ञानात्मक मॉडल के एक सेट को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं जो सुपर सेंसरी स्टेट के तहत महिमा की अवधारणात्मक जानकारी का अनुवाद कर सकते हैं। तब तक वह सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश करने के बाद ब्लैक सर्कल ग्राफिटी के माध्यम से महिमा के चारों ओर दिखाई दे सकता है, फिर उसके अवधारणात्मक परिवर्तनों का निरीक्षण कर सकता है, जिससे उसे देखने, सुनने और महसूस करने का पता चल सकता है। ऐसा लगता है जैसे महिमा उसका रिमोट कैमरा बन गया है और यह एक कैमरा है जो विभिन्न संवेदी जानकारी एकत्र कर सकता है। यदि इस संग्रह पद्धति का और विस्तार किया जाता है और नमूना सीमा को पूरे मानव समूह में विस्तारित किया जाता है, तो जगत मेहरा सुपर सेंसरी स्टेट के तहत अन्य लोगों की संवेदी प्रतिक्रिया की व्याख्या करके भविष्य में अधिक व्यापक पर्यावरणीय जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है। यह आसपास की पर्यावरणीय जानकारी को सीधे डिकोड करने की तुलना में बहुत आसान है। डेटा और कठिनाई की मात्रा परिमाण के समान क्रम में नहीं है और यह समझने के लिए अधिक अनुकूल है, एक शॉर्टकट के बराबर। जैसे ही वह सोच रहा था,
जगत मेहरा ने अचानक पाया कि वह सपने में छद्म सुपर संवेदी अवस्था के तहत मंडलियों और रेखाओं को नियंत्रित करने में सक्षम लग रहा था, जिससे उनके आकार और गति की स्थिति प्रभावित हो रही थी। जगत मेहरा को तुरंत समझ में आ गया कि इस सपने में यह छद्म सुपर संवेदी अवस्था महिमा के सपने में विभिन्न धारणाओं और भावनाओं के आधार पर बनाई गई थी, और वह महिमा के सपने की धारणा और भावनाओं को प्रभावित करने के लिए छद्म सुपर संवेदी स्थिति के तहत जानकारी को प्रभावित करके इसे बदल सकता है। क्योंकि यह सपना मूल रूप से इमोशनल इन्फ्यूजन आइटम ब्लैक सर्कल भित्ति चित्रों द्वारा स्थापित किया गया था, यह कहा जा सकता है कि यह इस ड्रीम प्लेटफॉर्म और सिस्टम का एक हिस्सा है। इसलिए जगत मेहरा के लिए छद्म सुपर सेंसरी स्टेट के माध्यम से महिमा की धारणा को प्रभावित करना मुश्किल नहीं है। यह वास्तविकता के रूप में मुश्किल नहीं है, जहां वह कुछ वस्तुओं की एक सुपर संवेदी स्थिति स्थापित करना चाहिए, इससे पहले कि वह कुछ लक्षित छोटे प्रभाव बना सके। थोड़ी देर बाद सपने में छद्म सुपर सेंसरी स्टेट को छोड़कर आए जगत मेहरा ने एक बार फिर महिमा के नजरिए से सपने की जांच की, तो पाया कि उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन 2 मीटर लंबी पट्टी में बदल गई थी, और महिमा की टाइपिंग फिंगर्स भी 2 या 3 सेंटीमीटर लंबी हो गई थीं, जो बहुत ही विचित्र था। लेकिन व्यक्तिपरक परिप्रेक्ष्य में महिमा को कोई विचित्रता महसूस नहीं हुई। फिर भी वह कीबोर्ड पर टाइप करने और माउस पर क्लिक करने के लिए अपनी स्टिल्ट जैसी उंगलियों का उपयोग करती थी। जगत मेहरा जानता था कि यह छद्म सुपर सेंसरी स्टेट के तहत उसके प्रभाव का परिणाम था, लेकिन अब वह उन सूचनाओं की कोडिंग से पर्याप्त परिचित और व्यापक नहीं है, और बहुत विस्तृत संशोधन करने में सक्षम नहीं है। उनका मानना है कि कई अनुभवों के बाद उन्हें अधिक जटिल संपादन करने के लिए महिमा के मौजूदा सपनों के दृश्यों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। शायद उन्हें विशिष्ट छवियों को देखने और विशिष्ट ध्वनियों को सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। महिमा के सपने से बाहर निकलने के बाद जगत मेहरा ने संतोष से हाथ बढ़ाया। उन्होंने पहले महसूस किया था कि सुपर सेंसरी स्टेट के तहत फीडबैक जानकारी को छांटने से खींचे गए संकेतों का एक विशेष प्रभाव होगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतना विशेष प्रभाव होगा। अब ब्लैक सर्कल ग्राफिटी वाले वे कागजात हैकर सॉफ्टवेयर की तरह हैं जो अन्य लोगों के सपनों पर आक्रमण कर सकते हैं, और अब किसी को भी इस हैकर व्यवहार के अस्तित्व के बारे में पता नहीं है। उसने जतिन की ओर देखा जो अभी भी दूसरे बिस्तर पर खेल रहा था। उनकी गंभीर और कड़वी अभिव्यक्ति को देखते हुए उनकी लड़ाई की स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। सुबह 3 बजे से अधिक समय पर विकासनगर शहर के एक उच्च श्रेणी के आवासीय क्षेत्र में महिमा बिस्तर से उठकर बैठ गई, अपनी आंखें मली और बाथरूम में चली गई। शौचालय पर बैठकर उसने अपने हाथों को देखा, उन्हें बार बार घुमाया, उस सपने के बारे में सोचते हुए जो उसने पहले देखा था, और थोड़ा अकथनीय महसूस किया। उस सपने में उसकी लैपटॉप स्क्रीन एक लंबी पट्टी में फैली हुई थी और फर्श के दर्पण की तरह दिखती थी, और उसकी उंगलियां 2 विशाल केकड़ों की तरह बहुत लंबी हो जाती हैं। अब उस तस्वीर के बारे में सोचते हुए यह थोड़ा मजेदार और थोड़ा डरावना है। वह ऐसा सपना क्यों देखेगी? यह क्या भविष्यवाणी करता है? महिमा ने अपना सिर हिलाया, यह सोचकर कि क्या वह पूरे दिन पिशाच से संबंधित चीजों के बारे में सोच रही थी, जिससे उसे खुद को इस तरह उत्परिवर्तित होने का सपना देखने को मिला। जगत मेहरा ने रिसाव लेने के लिए बाथरूम जाने का नाटक किया। शौचालय का उपयोग करने और बाहर आने के बाद वह जतिन की ओर झुक गया, जो अभी अभी एक बार फिर से मिटा दिया गया था। क्रिस्टल ध्वस्त हो गया और अपना सिर हिलाया। मुझे एक राउंड खेलने में आपकी मदद करने दो। जतिन ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मुझे आज विमान में पर्याप्त नींद आई। जगत मेहरा ने जतिन द्वारा उसे सौंपे गए मोबाइल फोन को अपने कब्जे में लेते हुए जवाब दिया। हालांकि जगत मेहरा ने अपना करियर शुरू करने के बाद शायद ही कभी खेल खेला, लेकिन अपने विश्वविद्यालय के दिनों में वह गेमिंग में काफी अच्छे थे। प्रत्येक गेम खेलते समय वह गेम की कक्षा और कौशल सेटअप की जांच करेगा, प्रत्येक बॉस के यांत्रिकी का विश्लेषण करेगा और रणनीतियों पर शोध करेगा और कालकोठरी में चार्ज करने से पहले युक्तियों को जमा करेगा। इसलिए ज्यादातर समय जगत मेहरा टीम के कमांडर होते थे जब वह एक समूह में खेलते थे। वह कोई भी भूमिका निभा सकता था, जो कुछ भी गायब था उसे भर सकता था। जतिन की धारणा में जगत मेहरा का गेमिंग कौशल हमेशा अपने आप से एक कदम ऊपर था।
जब जगत मेहरा ने इस दौर में उनकी मदद करने की पेशकश की तो वह तुरंत सहमत हो गए और अपना फोन सौंप दिया। इसके अलावा जतिन वास्तव में चंचल मौलासी और याशिकिका के साथ कुछ राउंड के बाद थक गया था। स्क्रीन के खिलाफ रगड़ने से उसका अंगूठा भी सूज गया था। फोन संभालते हुए जगत मेहरा ने अपने ईयरफोन उतार दिए और स्पीकर मोड पर स्विच कर दिया। ऐसा लगता है कि चंचल मौलासी और अन्य लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि जतिन के खाते पर खेलने वाला व्यक्ति बदल गया है। वे खेल के लिए कतार में खड़े थे और पिछले मैच पर चर्चा जारी रखी। जितेंद्र देव, आप वास्तव में जंग को संभाल नहीं सकते। अगली बार जब मैं इसे करूंगा तो आप शीर्ष पर खेलें। वक्ता चंचल मौलासी थे। बहन, तुम समर्थन बजाओ। फिजा मौलासी की तरह एक टैंक ले। उसके बारे में क्या ख्याल है? यह सुरेंद्र बंसल थे। या मैं समर्थन करूंगा। सुरेंद्र बंसल की गर्लफ्रेंड विवन ने धीरे से कहे गए शब्द कहे। याशिका ने स्पष्ट रूप से चिढ़कर जवाब दिया, तुम्हारी जुंगाई मुझसे बेहतर नहीं है ना? मेरे पास 1 हत्या और 5 मौतें थीं, जबकि आपके पास 2 हत्याएं और 9 मौतें थीं। यदि हम शुद्ध योगदान पर विचार करते हैं तो आप -7 पर हैं, जबकि मैं -4 पर हूं। आर्थर के रूप में एक जंगल, आपकी मृत्यु स्वाभाविक रूप से कम होनी चाहिए, और क्या वह हत्या नहीं थी जो आपने मुझसे चुराई थी? चंचल मौलासी ने इसका खंडन किया। बस, क्या हमें वास्तव में इस पर लड़ने की जरूरत है? सुरेंद्र बंसल ने इस्तीफा देते हुए कहा। उनकी आवाज कमरे में चली गई क्योंकि वे कॉम पर झगड़ रहे थे। जैसे ही वे चारों चर्चा कर रहे थे, उन्होंने अचानक देखा कि जतिन के चरित्र ने सीधे और जल्दी से अरमान को चुना था। सम्मनकर्ता कौशल ने भी स्माइट को चुना। यह स्पष्ट संकेत था कि वह जंगल जा रहा था। अगर बड़ा भाई लियू जंगल में जा रहा है तो चलो इसे पहले दौर की तरह रखें। मैं एक समर्थन के रूप में घूमूंगा। हमारी बड़ी बहन शीर्ष खेल रही है। सिस्टर काम्यानी रेंज वाले तीरंदाज के रूप में, विवान मध्य में जाता है। यह खेल हम गंभीरता से खेलते हैं। चाहे हम जीतें या हारें, हम सोते हैं। सुरेंद्र बंसल ने जल्दी से पुष्टि की। एलिस्टार को चुना क्योंकि उन्हें चिंता थी कि चंचल मौलासी और याशिका कुछ आपत्तियां उठा सकते हैं। सच तो यह है कि जगत मेहरा ने पहले कभी किंग ऑफ ग्लोरी का यह खेल नहीं खेला था। सभी फोन के साथ उसने स्विच किया था। उसने वास्तव में उन पर मोबाइल गेम कभी स्थापित नहीं किया था। हालांकि सुअर का मांस नहीं खाने का मतलब यह नहीं है कि उसने कभी सुअर को दौड़ते नहीं देखा है। उसने बहुत सारे सुअरों को दौड़ते हुए देखा था। यह खेल बस बहुत लोकप्रिय हो गया था। जब वह कॉफी की दुकानों और इसी तरह के अन्य स्थानों में अपने संवेदी सूचना संग्रह और प्रसंस्करण कौशल का प्रशिक्षण ले रहा था, तो उसने अक्सर लोगों को इस खेल को खेलते हुए देखा था। यहां तक कि इस खेल के विवरण पर जानबूझकर ध्यान दिए बिना, उनके दीर्घकालिक और खंडित सूचना संग्रह ने उन्हें एक बुनियादी समझ बनाने में मदद की थी, जिससे उन्हें खेल के यांत्रिकी, कौशल और रणनीति का एक सामान्य विचार मिला। आखिरकार, उसने एक बार LOL और डॉटे जैसे गेम खेले थे, जो मोबा गेम भी थे, इसलिए गेम मोड उसके लिए अपरिचित नहीं था। संक्षिप्त क्षणों में जब उसने सुपर सेंसरी स्टेट में प्रवेश किया था, तो उसने अनजाने में जतिन के गेम प्ले पर कुछ ध्यान दिया था। इस प्रकार खेल के लिए एक बुनियादी संज्ञानात्मक मॉडल स्थापित किया था। यही कारण था कि उन्होंने चैंपियन अरमान को चुना। जीतन तोमर ने इस चैंपियन को सबसे ज्यादा खेला था, इसलिए उन्होंने इस पर सबसे ज्यादा जानकारी जुटाई थी। बेशक, जगत मेहरा को नहीं लगा कि इस खेल को संभालने का मतलब है कि वह 5 विरोधियों को अकेले ले सकते हैं, जिससे चंचल मौलासी और अन्य को जीत मिली, भले ही उनके गेमिंग कौशल का स्तर अधिक न हो। जतिन को इस दौर में खेलने में मदद करने का उनका मुख्य उद्देश्य यह प्रयोग करना था कि वह अपने खंडित सूचना संग्रह द्वारा स्थापित संज्ञानात्मक मॉडल द्वारा समर्थित कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दूसरी ओर, वे यह देखना चाहते थे कि क्या वह अन्य 4 के अपने संज्ञानात्मक मॉडल के आधार पर कुछ हद तक उनके इन-गेम कार्यों की भविष्यवाणी और न्याय कर सकता है। खेल की शुरुआत में, जगत मेहरा के अरमान और सुरेंद्र बंसल के मिनोटॉर को 4 गेम पात्रों द्वारा बाहर निकाला गया था, जिन्होंने एक टीम के रूप में उन पर हमला किया था। मदद के लिए आई याशिकिका को भी हार का सामना करना पड़ा। नतीजतन, न केवल जंगल का शीर्ष आधा हिस्सा साफ हो गया, स्कोर 0 से 3 हो गया, और यह एक विनाशकारी शुरुआत थी। अरे,
हम फिर से पेशेवरों में भाग गए हैं, विवान ने वॉयस चैट में विलाप किया। स्थिर रहें, हम इसे जीत सकते हैं। कमांडर के रूप में काम कर रहे सुरेंद्र बंसल चुप रहे, बस एक सिस्टम अलर्ट शोर भेज रहे थे। खराब शुरुआत के बावजूद जगत मेहरा चिंतित नहीं थे। केवल चीजों को लटका रहा है, वह पहले से ही समझ गया था कि केवल खंडित जानकारी एकत्र करना, केवल एक स्वर को दौड़ते देखना और एक संज्ञानात्मक मॉडल का निर्माण करना उसे तुरंत एक समर्थक नहीं बना सकता है। उन्हें मैदान पर 10 नायकों के कौशल और निष्क्रिय तंत्र की केवल 80% समझ थी। क्षति कौशल, उपकरण बोनस, स्तर बोनस, जंगल जानवरों और मिनियन के अनुभव डेटा आदि की उनकी समझ ने उनके संज्ञानात्मक मॉडल और वास्तविकता के बीच एक निश्चित विसंगति दिखाई। लेकिन छोटी टीम की लड़ाई के बाद उनके संज्ञानात्मक मॉडल को जल्दी से ठीक कर दिया गया था और उन्हें दिखाई देने वाले 4 विरोधी खिलाड़ियों की खेलने की आदतों की बुनियादी समझ थी। खेल की प्रगति के साथ जगत मेहरा के संज्ञानात्मक मॉडल में तेजी से सुधार हुआ। 10 मिनट तक वह मिनीमैप द्वारा दुश्मन के नायकों की गति की प्रवृत्ति की सटीक भविष्यवाणी कर सकता था, यह जानते हुए कि वे क्या करना चाहते हैं और कब। चंचल मौलासी और याशिका जैसे टीम के झगड़े के दौरान अपनी टीम की खेल शैली और स्थिति के बारे में उनके पास भी बहुत स्पष्ट निर्णय और भविष्यवाणी थी। ये सभी उन चारों के उनके संज्ञानात्मक मॉडल के आधार पर बनाए गए थे। खेल खेलते समय विभिन्न व्यक्तित्वों के अपने अद्वितीय व्यवहार होते हैं और इन व्यवहारों का उपयोग सामान्य अवलोकन संबंधी जानकारी को पूरक करने और जगत मेहरा की उनके व्यक्तित्व की समझ में सुधार करने के लिए भी किया जा सकता है। चंचल मौलासी की तरह उसकी इन-गेम खेल शैली स्पष्ट रूप से अधिक आक्रामक और जोखिम भरी है, लेकिन वह अभी भी संकट की स्थितियों में अपेक्षाकृत स्थिर गेम प्ले बनाए रख सकती है, जो अच्छी मानसिक गुणवत्ता का संकेत देती है। हालांकि कभी कभी वह बहुत खतरनाक होती है, जैसे कि जब दुश्मनों को मारने के लिए टॉवर डाइविंग करते हैं, जो अक्सर उनके स्वास्थ्य की गलत गणना की ओर ले जाता है। यदि शत्रु नहीं मरता है तो वह भी मर चुका है। जब याशिका लड़ नहीं रही होती है तो उसके विचार स्पष्ट होते हैं और सामान्य विकास के दौरान उसके ऑपरेशन बराबर होते हैं। हालांकि एक बार जब लड़ाई छिड़ जाती है तो वह आवेगी और तर्कहीन हो जाती है, केवल कम स्वास्थ्य वाले दुश्मनों का पीछा करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सुरेंद्र बंसल के पास अच्छा अवलोकन कौशल है, वह खेल को अच्छी तरह से समझते हैं और बलिदान देने को तैयार है। वह अपने स्वयं के डेटा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित नहीं करता है, लेकिन पूरे खेल की जीत या हार को पहले रखता है। उनकी गेमिंग शैलियों और उनके वास्तविक संचालन स्तरों के आधार पर जगत मेहरा टीम की लड़ाई शुरू होने के बाद दोनों पक्षों की स्थिति और प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं। फिर वह जल्दी से एक योजना तैयार कर सकता था जिसमें अपने स्वयं के वित्त, क्षति और संचालन को एकीकृत किया जा सकता था, ताकि यह तय किया जा सके कि उसे सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए युद्ध के मैदान में कैसे प्रवेश करना चाहिए। शुरू से अंत तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हर कोई टीम की हर लड़ाई में उनकी व्यवस्था का पालन कर रहा था, यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की हरकतें भी उनके द्वारा नियंत्रित लग रही थीं। इसलिए 13वें मिनट से जगत मेहरा और उनकी टीम, जो लगातार दबाव में थी, ने पलटवार करना शुरू कर दिया और उन्होंने आखिरकार आखिरी टीम फाइट में एक रोमांचक जीत हासिल की। हालांकि वे दुश्मन टीम को सफलतापूर्वक नष्ट करने के बाद भी कुल हत्याओं में पिछड़ गए, लेकिन वे प्रतिद्वंद्वी के क्रिस्टल को नष्ट करने और गेम जीतने में कामयाब रहे। प्रतिद्वंद्वी के क्रिस्टल फटने के बाद सुरेंद्र बंसल की आवाज अचानक सुनाई दी, अरमान को भाई मेहरा ने निभाया था, है ना? जगत मेहरा के बगल में उत्साह से देख रहे जतिन को आश्चर्य की बात है, फिर जानबूझकर कहा, बेशक मैंने इसे खेला था, आप क्यों कहेंगे कि यह जगत मेहरा था? है, अगर भाई टंडन खेल रहा होता तो वह निश्चित रूप से अभी अभी अपनी ट्रिपल किल के बारे में डींग मारता, वह इतना चुप नहीं रहता। और अरमान की शैली, ऐसा लगता है कि उसे एक पूरा नक्शा मिल गया है, हर किसी की स्थिति को जानना, हमेशा सही समय पर दिखाई देना। यह भाई मेहरा की सोचने की शैली से बहुत मेल खाता है। शुरुआत में वे 3 मौतें भाई टंडन की भूमिका रही होंगी, है ना? गेम प्ले 8 या 9 मिनट के निशान पर काफी बदल गया, यह तब भाई मेहरा के खेलने पर स्विच हो गया होगा। आपके चारों ओर पीछा करने वाले एक सहायक खिलाड़ी के रूप में मेरे पास सबसे स्पष्ट दृश्य था, सुरेंद्र बंसल ने बहुत आत्मविश्वास से और कुछ आत्ममुग्धता से कहा। जतिन दंग रह गया,
फिर व्यथित और गुस्से में दोनों ने कहा, हे अमित देव, आप वास्तव में पक्षपाती हैं। 3 मौतें मैं कैसे खेल रहा था और ट्रिपल किल बाद में जगत मेहरा द्वारा किया गया था। यह स्पष्ट रूप से वह शुरू से अंत तक खेल रहा था। फिर याशिका और विवन की हैरान आवाजें आईं, सच में? मेहरा भाई ने खेला? चंचल मौलासी ने कहा, चलो जगत मेहरा, एक और राउंड खेलो। उसे भूल जाओ। जल्दी करो और सो जाओ। क्या हम कल भी दर्शनीय स्थल पर जा रहे हैं? जैसा कि हम सहमत हुए, यदि आप जाग नहीं सकते हैं तो बस होटल में अकेले रहें, हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। इतना कहकर जगत मेहरा ने फोन वापस जतिन को सौंप दिया। वह जानता था कि अगर वह खेलना जारी रखता है तो उसका संज्ञानात्मक मॉडल जल्दी से सुधार होगा और वह खेल में बेहतर और बेहतर होता जाएगा। लेकिन खेल के माध्यम से प्रयोग पहले ही पूरा हो चुका था, आगे खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एकता नगर टाउन में एक विशाल स्वनिर्मित विला के अंदर शेरसिंह अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे, एक रेशमी नाइट गाउन और सोने के किनारे वाले चश्मे पहने हुए, कुछ जानकारी को पलट रहे थे जिन्हें उन्होंने दोपहर में देखने के लिए कहा था। दोपहर में सड़क पर किसी को पीछे की ओर ले जाने के बाद थोड़ी अप्रियता थी। हालांकि बॉस नागेंद्र, उनके प्रतिष्ठित अतिथि, ने उन्हें बदला न लेने के लिए कड़ी चेतावनी दी थी, लेकिन वह अपनी जिज्ञासा में मदद नहीं कर सके। उन्होंने गुप्त रूप से अपने कर्मचारियों को इसकी जांच करने का निर्देश दिया। बेशक, उन्होंने विशेष रूप से उन्हें कुछ भी न करने या खुद को खोजने की अनुमति न देने के लिए आगाह किया। बॉस नागेंद्र की चेतावनी अभी भी बहुत डराने वाली थी। अगर वह बॉस नागेंद्र को नाराज करने में कामयाब रहा और उनका सहयोग विफल हो गया तो यह शायद उसका पूरा साल बर्बाद कर देगा। हालांकि एकता नगर टाउन में कुछ आउट ऑफ टाउन लोगों की गुप्त रूप से जांच करना बहुत मुश्किल नहीं था। यह और भी आसान था क्योंकि वे अपने 2 वाहनों की प्लेट संख्या जानते थे। बॉस नागेंद्र के साथ डिनर करने के बाद उन्हें कुछ जानकारी मिली, लेकिन उसने पूरी रात बॉस नागेंद्र के साथ बिताई, इसलिए उसके पास इसे जांचने का समय नहीं था। यह तब तक नहीं था जब तक उसने बॉस नागेंद्र को बंद नहीं देखा और घर नहीं लौटा कि उसने आखिरकार अपने अध्ययन में संदेशों की जांच की। शेरसिंह के लोगों ने 2 वाहनों के स्थान का पता लगाने के लिए होटल के साथ अपने संबंधों का उपयोग किया, फिर 8 नए मेहमानों की जानकारी का पता लगाने के लिए होटल की प्रणाली का उपयोग किया। शेरसिंह के लोगों ने होटल के मॉनिटर पर प्रदर्शित 8 मेहमानों के पंजीकरण की जानकारी भी खींची। अपने आईडी कार्ड का उपयोग करके वे मेहमानों की रोजगार की जानकारी और उनके कुछ प्रत्यक्ष रिश्तेदारों की जानकारी प्राप्त करने में कामयाब रहे, उन्हें एक दस्तावेज में संकलित किया। चंचल मौलासी के नाम के पीछे शीर्षकों की सूची और उनकी कंपनी के शेयरधारकों के बीच संबंधों को देखकर शेरसिंह ने थोड़ा तिरछी सी टिप्पणी की, उनके हाव भाव तनावपूर्ण उपक्रमों से भरे हुए थे। वह उमा मौलासी की पोती है? यह इसकी व्याख्या करता है। शेरसिंह ने सोच समझकर सिर हिलाया। बॉस नागेंद्र के बावजूद वह एक धनी और शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जिसका उन्हें सम्मान करने की आवश्यकता थी। उनका उमा मौलासी या मौलासी परिवार से कोई मुकाबला नहीं है। बॉस नागेंद्र का मौलसी से सावधान रहना स्वाभाविक है। हालांकि शेरसिंह की निगाहें जल्दी से दस्तावेज से नीचे चली गईं और जीतन तोमर के नाम के आगे शीर्षक पर आ गईं। उन्होंने जीतन तोमर की कंपनी और उनके पिता के नाम पर ध्यान दिया। वह सुपरमार्केट की एक श्रृंखला का मालिक है। एक और टाइकून? शेरसिंह को और अधिक तनाव महसूस हुआ। ये 2 सुपरमीर दूसरी पीढ़ी एकता नगर टाउन में खेलने के लिए कैसे आ सकती हैं? एक सगिटार और एक कोरोला चला रही हैं। आगे बढ़ते हुए, हालांकि कविता बंसल की पारिवारिक पृष्ठभूमि चंचल मौलासी और जीतन तोमर की तरह असाधारण नहीं है, फिर भी उनके पिता उन पर पर्याप्त दबाव डाल सकते थे। हालांकि उन्होंने एकता नगर टाउन में अपने प्रभावशाली होने के बारे में जोर जोर से शेखी बघारते हुए स्वीकार किया कि उनका प्रभाव केवल औसत लोगों तक ही फैला हुआ है। इन व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने कुचलने का जोखिम उठाया। यहां तक कि बॉस नागेंद्र भी इन 3 परिवारों के खिलाफ संघर्ष करेंगे, अकेले उन्हें छोड़ दें। दूसरों के विवरण में कुछ खास नहीं था। उनके कर्मचारियों ने 2 व्यक्तियों को पाया था जिन्होंने होटल में चेक इन नहीं किया था, मेघा और नर्मदा, एकता नगर टाउन के स्थानीय लोग, जिन्होंने नई पैदल सड़क पर एक रेस्तरां खोला था।
यहाँ तक कि अगर बॉस नागेंद्र ने उसे याद नहीं दिलाया होता तो शेर सिंह बदला लेने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं करता। अंत में यह केवल एक मामूली मुद्दा था और वह पहले ही संशोधन के रूप में 2000 से अधिक का भुगतान कर चुका था। अगर उनके बीच कोई और बातचीत नहीं होती तो यह खत्म हो जाता। उसने दस्तावेज बंद कर दिया, बिस्तर पर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गोली नीचे रखी, शेर सिंह को कुछ अजीब लग रहा था। वह फिर से बैठ गया, अपना टैबलेट खोला, दस्तावेज को ऊपर खींचा और भौहों के साथ 8 आईडी तस्वीरों को देखा। दरअसल बॉस नागेंद्र में मौलाना परिवार को नाराज करने की क्षमता नहीं थी। धन, शक्ति और प्रभाव के मामले में वह कम पड़ गए। जब बॉस नागेंद्र स्वेच्छा से अपने वाहन में सवार हुए तो चंचल मौलासी सामने खड़ी सगितार से चला गया था। उसने बॉस नागेंद्र से एक शब्द भी नहीं कहा था और हो सकता है कि उसने उसे अच्छी तरह से देखा भी न हो। बॉस नागेंद्र के बारे में वह जो जानता था, उसके आधार पर उसका चरित्र आम तौर पर उतावलापन था। वह मौलाना परिवार की एक महिला को पहचानने से डरने वालों में से नहीं थे। हाँ, बॉस नागेंद्र स्पष्ट रूप से डरा हुआ था। शेर सिंह ने इसके बारे में जितना अधिक सोचा उतना ही अजीब लगा। मौलाना परिवार प्रभावशाली था, लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं था कि नागेंद्र को इस तरह डरा सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह उमा मौलासी की पोती थी या खुद उमा मौलासी, महान व्यवसायी, कोई रास्ता नहीं था कि नागेंद्र को इतनी बुरी तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी। इसके अलावा नागेंद्र उस समय काफी नशे में था, जिससे वह तुरंत भयभीत होने के बजाय और अधिक उतावलेपन और लापरवाह हो जाता। कार में बॉस नागेंद्र के व्यवहार के बारे में सोचते हुए शेर सिंह मदद नहीं कर सका, लेकिन 3 शब्दों के बारे में सोचा, एक भूत देखा। हाँ, बॉस नागेंद्र उन व्यक्तियों से भयभीत नहीं थे जिन्हें वह शर्मिंदगी के कारण उकसाने या चिड़चिड़े होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो और अपनी बुद्धि से डर गया था। घटनास्थल पर उसे क्या डर सकता था? सुपरमार्केट श्रृंखला के उस उत्तराधिकारी ने उनके साथ शारीरिक हाथापाई की और बॉस नागेंद्र को बाहर निकालने और अपमानित करने वाला पहला व्यक्ति था, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि बॉस नागेंद्र उससे डरता होगा। ये सभी बदलाव कहाँ से शुरू हुए? जब चश्मा पहने लंबा गंजा आदमी आया? हाँ, यही था। जब वह आया और हमें दूर धकेल दिया तो बॉस नागेंद्र हमारे पीछे चुप हो गए। फिर वह सीधे कार में बैठ गया और सीट पर बैठ गया। उसका चेहरा तुरंत भागने की इच्छा दिखा रहा था। क्या उस गंजे आदमी ने कोई समस्या पैदा की? शेर सिंह ने अपने टेबलेट पर जगत मेहरा नाम के शख्स की जानकारी देखी तो वह आईडी फोटो से उसे पहचान ही नहीं पाया। यह केवल उन्मूलन की प्रक्रिया से था कि उसने पहले अन्य व्यक्तियों की पहचान की और फिर फोटो को करीब से देखा, इससे पहले कि वह मुश्किल से एक समानता समझ सके। उनका पैतृक घर तामरपुरी शहर था। मेघा और नर्माता को छोड़कर जो स्थानीय थे, वह होटल में चेक इन करने वाले 8 लोगों में से एक ही प्रांत के एकमात्र व्यक्ति थे। उनके परिवार और काम की स्थिति भी बहुत सामान्य थी और वह एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। अगर यह जानकारी नहीं होती तो मुझे लगता कि वह एक फिटनेस कोच या कुछ और था। यह आदमी वास्तव में मजबूत था। यहां तक कि उसका ड्राइवर, जो लंबा और भारी था, उसके सामने खड़ा नहीं हो सका। वह बस एक तरफ बह गया था। लेकिन यह कहने का कोई मतलब नहीं होगा कि नागेंद्र इस गंजे आदमी से डर गया था। क्या यह गंजा आदमी संभवतः किसी प्रकार का बाढ़ जानवर हो सकता है? या कोई छिपी हुई पहचान है? दोपहर में जब उसने इस गंजे आदमी से 3000 की निजी मरम्मत फीस मांगी तो वह काफी चिढ़ गया और अपनी गरिमा को वापस पाने का संकल्प लिया। लेकिन अब बॉस नागेंद्र की चेतावनी के बाद और चंचल मौलासी, जीतन तोमर और अन्य लोगों की पृष्ठभूमि को देखकर उनके पास गुस्से का कोई संकेत नहीं था या वापस लड़ने का कोई इरादा नहीं था। उसके पास केवल जिज्ञासा थी, अत्यधिक जिज्ञासा। नागेंद्र को ऐसी स्थिति में वास्तव में किस बात ने डरा दिया था? टैबलेट पर दस्तावेज को देखते हुए, जिसमें उन शहरों को रिकॉर्ड किया गया था जहां वे 8 लोग आमतौर पर रहते थे, शेर सिंह ने अपना फोन निकाला, एक नंबर का पता लगाने में कुछ समय बिताया और उसे डायल किया। कुछ ही देर बाद कॉल कनेक्ट हुई और दूसरे छोर से एक उत्साही आवाज आई, भाई टंडन। अंत में आपको अपने छोटे भाई की याद आ गई। हाँ हाँ भाई कुमार,
मुझे आशा है कि मैंने आपको देर से फोन करके आपके आराम में खलल नहीं डाला, शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एह, इसे देर से कैसे कहा जा सकता है? जैसा कि आप जानते हैं, मैं एक बार चलाता हूं और मेरे लिए यह समय शुरुआती शाम की तरह है। भाई टंडन, क्या आप मिलने आने की योजना बना रहे हैं? एक बार जब मैं यहाँ चीजों को खत्म कर लूंगा, तो मैं शायद आपको परेशान करने के लिए आऊंगा। हाँ, मैं आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूं, भाई टंडन। वैसे, मैंने आज आपको फोन किया क्योंकि कुछ ऐसा है जिसमें मुझे आपकी मदद की जरूरत है। शेर सिंह ने बात की और एक आवासीय समुदाय का नाम दिया, फिर पूछा, क्या यह समुदाय आपके घर के पास है? ओह, यह बहुत दूर नहीं है। मैं किसी को देखना चाहता हूं। यदि आपके पास समय है, तो क्या आप संभवतः किसी को जांच करने में मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे यहाँ केवल कुछ अल्पविकसित जानकारी मिल सकती है, जो मुझे बहुत विश्वसनीय नहीं लगती। भाई टंडन, आप किसकी जांच करना चाहते हैं? दूसरे छोर पर आवाज कुछ झिझक रही थी। शेर सिंह ने एक विशिष्ट संचार पता प्रदान किया, नाम जगत मेहरा है, जो चश्मा पहने हुए एक गंजा लड़का है। वह लंबा और मजबूत दिखाई देता है और एक आईटी कंपनी में तकनीकी काम करने वाला सफेदपोश कर्मचारी लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस आदमी की कोई और पृष्ठभूमि हो सकती है। यदि आपके पास जांच करने के लिए संसाधन हैं, तो क्या आप कृपया मेरे लिए इस पर गौर कर सकते हैं? लेकिन याद रखें, यह कोई विश्वसनीय होना चाहिए। हम उसके द्वारा पता लगाए जाने का जोखिम नहीं उठा सकते। दूसरे छोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। थोड़ी देर इंतजार करने और एक अतिरिक्त बहाना देने के बाद शेर सिंह ने कहा, चिंता मत करो, मैं उसके लिए कोई परेशानी पैदा करने की योजना नहीं बना रहा हूं। मैं बस उत्सुक हूं। यह आदमी हाल ही में हमारे शहर में आया था और मेरी भतीजी ने उसे पसंद किया है। वह उससे शादी करने के लिए अपना दिल सेट कर रही है, लेकिन इस गंजे आदमी के बारे में कुछ मेरे साथ सही नहीं बैठता है, इसलिए मैं उसे देखना चाहता हूं। यदि आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, तो मैं पीने के लिए आऊंगा। आप जानते हैं कि जब मेरे मामलों को संचालित करने की बात आती है तो मैं कैसा हूं। उसने सीधे तौर पर किसी इनाम का वादा नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि अंकित कुमार उसके इरादों को समझता है। हालांकि दूसरे छोर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लगभग आधे मिनट तक इंतजार करने के बाद जब उसे लगा कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है और आवाज देने वाला था, तो आखिरकार दूसरे छोर से एक प्रतिक्रिया आई, भाई टंडन, क्या तुम उस गंजे आदमी को नाराज करें? बार के मालिक अंकित कुमार के लिए जगत मेहरा निस्संदेह वर्ष का सबसे यादगार नाम था। पहली बार जब उनका सामना जगत मेहरा से हुआ, तो उन्हें पीटा गया। हालांकि उसे वास्तव में बहुत गंभीर रूप से नहीं पीटा गया था, लेकिन यह अपमानजनक था, खासकर जब से वहां कई दर्शक थे। उसकी गरिमा पूरी तरह से खो गई थी। इसलिए वह जल्दी से लोगों को जगत मेहरा के आवास पर ले आया ताकि उसका चेहरा भाई अंकित के रूप में भुनाया जा सके। अप्रत्याशित रूप से जगत मेहरा ने न केवल बिना किसी डर के शांति से उनकी घेराबंदी का सामना किया, बल्कि उन्होंने अकेले ही उन पर काबू पा लिया। अंत में उसने सीधे एक आपराधिक पुलिस अधिकारी को बुलाया, उसे धमकी देने के लिए पासा पलट दिया। इसके बाद स्थानीय पुलिस अधिकारी ने उनसे कई बार बात की और उन्हें ब्रांच ब्यूरो में चाय पीने के लिए आमंत्रित किया गया। तब उन्हें एहसास हुआ कि गंजा आदमी जगत मेहरा साधारण नहीं था। बाद में उन्होंने चुपचाप जगत मेहरा के बारे में कुछ जानकारी की जांच की। हालांकि सतह पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके रिज्यूमे से पता चला कि वह एक साधारण सफेदपोश कार्यकर्ता, एक प्रोग्रामर थे जो स्नातक होने के बाद 7 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे। उनकी पृष्ठभूमि बहुत सरल थी, लेकिन यह जितना सरल था, उतना ही उसे संदेह था कि कुछ गड़बड़ है। एक सामान्य व्यक्ति इतना शांत और उदासीन कैसे हो सकता है जब वह 8 लोगों से घिरा हुआ था, तब भी जब एक किशोर ने उसके पास चाकू रखा था। और यहां तक कि उस किशोर को पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी डराया। विशेष रूप से जब उन्हें पता चला कि हाल के महीनों में कई मामलों में पर्दा आ गया था या संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया था, तो वे सभी जगत मेहरा से संबंधित थे, तो उन्हें और अधिक विश्वास हो गया कि जगत मेहरा की एक रहस्यमय पृष्ठभूमि थी, जो इस बात को सही ठहराती है कि उन्हें पुलिस द्वारा इतना संरक्षित क्यों किया गया था।
जहां तक जगत मेहरा की विशिष्ट पृष्ठभूमि या पहचान का सवाल है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से इसमें और अधिक गहराई से जाने की हिम्मत नहीं की। उनका साहस केवल इतना ही आगे बढ़ा। हाल ही में उनके चचेरे भाई का केटीवी हॉलवे और उनके बार में जगत मेहरा के साथ छोटे झगड़े हुए थे। वह कुछ हद तक चिंतित था, इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या स्पष्टीकरण देना है और संभावित परेशानियों से बचने के लिए रिश्ते में सुधार करना है। सौभाग्य से पिछले कुछ महीनों में कुछ नहीं हुआ। वह जगत मेहरा से फिर से नहीं मिले थे, इसलिए उन्होंने मान लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसने सोचा होगा, आज रात शेर सिंह के फोन कॉल में उसने फिर से वह नाम सुना। अंकित कुमार को आसानी से ठगा नहीं जा सकता था। जैसे ही उसने शेर सिंह को मेरी भतीजी को जगत मेहरा में दिलचस्पी है जैसा कुछ कहते हुए सुना, वह जानता था कि यह सिर्फ एक बहाना था, इसलिए वह थोड़ा झिझक गया लेकिन सीधे पूछ गया, भाई टंडन, क्या तुमने उस गंजे आदमी के साथ परेशानी में पड़ जाओ? एकता नगर टाउन में रहने वाले शेर सिंह हैरान रह गए। उनके लहजे से तो क्या ऐसा हो सकता है कि जगत मेहरा एक जानी मानी शख्सियत थे? भाई कुमार, क्या आप उस आदमी को जानते हैं? भाई टंडन, मुझ पर एक एहसान करो और सुनो। उस गंजे आदमी की काफी पृष्ठभूमि और उच्च रैंकिंग की स्थिति है। यदि आप पीछे हट सकते हैं तो थोड़ा पीछे हटना बेहतर है, अंकित कुमार ने हार्दिक चिंता के साथ कहा। हालांकि उन्होंने शेर सिंह को जगत मेहरा के साथ उनकी मुठभेड़ों की प्रक्रिया के साथ साथ अपनी अटकलों और फैसलों के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा नहीं किया। शेर सिंह के साथ उनका संबंध सिर्फ परिचित था, इतना दूर था कि उन्हें करीबी या भरोसेमंद होने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। अगर यह कोई मामूली बात होती तो वह स्वेच्छा से मदद करता। अधिक दोस्त होने का मतलब चुनने के लिए अधिक रास्ते थे और शायद एक दिन उसे शेर सिंह की मदद की आवश्यकता होगी। लेकिन जगत मेहरा को लेकर वह इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा, भाई कुमार, निश्चिंत रहिए, मुझे उस आदमी से कोई समस्या नहीं है। मैं वास्तव में परिवार के एक छोटे सदस्य को पूछने में मदद कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं कि यह लड़के की विशिष्ट पृष्ठभूमि या उच्च रैंकिंग की स्थिति है? शेर सिंह ने जल्दी से पूछा, उसका लहजा कहीं अधिक विनम्र हो गया। उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि शहर में किसी परिचित को एक अनौपचारिक फोन कॉल से पता चलेगा कि वह जगत मेहरा को जानता है, और ऐसा लगता है कि वह जगत मेहरा की पृष्ठभूमि और उच्च रैंकिंग की स्थिति को समझता है। अब वह और भी निश्चित था कि जिस व्यक्ति ने बॉस नागेंद्र को तुरंत पीछे हटने का कारण बनाया, उसे कार में छिपने के लिए पर्याप्त डरा दिया और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की, वह संभवतः यह रहस्यमय गंजा आदमी था। चाहे वह चंचल मौलासी हो या सुपरमार्केट चेन के मालिक का बेटा, वे नागेंद्र को डरा नहीं सकते थे, जिन्होंने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर इतने उतार चढ़ाव का अनुभव किया था। इससे यह भी पता चला कि गंजे आदमी ने निजी मुआवजे के रूप में 3,000 मांगने की हिम्मत क्यों की। लेकिन अंकित कुमार ने उन्हें वह जवाब नहीं दिया जो वह चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने कहा, जहां तक बारीकियों का सवाल है, मैं इस पर भी बहुत स्पष्ट नहीं हूं। वैसे भी उस गंजे आदमी की सरकारी पृष्ठभूमि है और वह एक सख्त आदमी भी है, जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। ओह, आपकी भतीजी को उसके साथ उलझने से बचना चाहिए। सरकारी पृष्ठभूमि? मैंने यहां जो जानकारी जांची है, जब उनके जन्म से लेकर स्कूल तक, स्नातक होने के बाद काम करने के इतिहास को देखते हुए, यह सब बहुत सामान्य लगता है। वह न तो सैनिक रहे हैं और न ही उन्होंने कभी किसी सरकारी संस्थान में प्रवेश किया है। वह उसके बारे में प्रभावशाली बात है। अंकित कुमार ने संकेत दिया। तुम्हारा मतलब है? मैंने जो रिज्यूमे चेक किया वह वास्तव में नकली है। शेर सिंह के दिल की धड़कन रुक गई। भाई टंडन, मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं। मुझे क्षमा करें, मैं और कुछ नहीं जानता। उन्होंने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना बताने के लिए मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। चलो किसी दिन एक साथ ड्रिंक करते हैं। शेर सिंह बता सकते थे कि अंकित कुमार निश्चित रूप से जितना उन्होंने बताया था उससे अधिक जानते थे, लेकिन अंकित कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं और कुछ नहीं जानता। वह स्पष्ट रूप से कुछ और नहीं कहेगा, भले ही उससे फिर से पूछा जाए।
अपनी जिज्ञासा के बावजूद शेर सिंह अंकित कुमार के लहजे को देखते हुए जानता था कि निकालने के लिए और कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन यह बड़ी पृष्ठभूमि, सरकारी समर्थन और एक सख्त आदमी होने के नाते वास्तव में उसके दिमाग को घुमा दिया। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी सी जांच के बाद उनकी प्रारंभिक जिज्ञासा कम नहीं हुई, बल्कि अधिक प्रश्न और जिज्ञासा पैदा हुई। कौन थे जगत मेहरा? नागेंद्र को पता होना चाहिए। लेकिन शेर सिंह को पता था कि आज दोपहर और शाम को नागेंद्र के प्रदर्शन को देखते हुए बॉस नागेंद्र निश्चित रूप से कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए शेर सिंह ने आज नागेंद्र के अनुभवों, पृष्ठभूमि और प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जगत मेहरा की संभावित पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश की। लेकिन अपनी कल्पना के साथ वह वास्तव में अनुमान नहीं लगा सकता था कि किस तरह की रहस्यमय सरकारी पृष्ठभूमि नागेंद्र को उस तरह से प्रतिक्रिया दे सकती है जिस तरह से उसने किया था। इसके अलावा उनकी व्यावसायिक साझेदारी में बदलाव की श्रृंखला जो बाद में कार में हुई, लाभ छोड़ने और एक अच्छा इंसान होने की छवि को चित्रित करती प्रतीत होती है। क्या यह जानबूझकर जगत मेहरा को दिखाने के लिए किया गया था? क्या एकतानगर टाउन में जगत मेहरा के साथ उमा मौलासी की पोती और सुपरमार्केट की दूसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी की उपस्थिति किसी खास मकसद से थी? शेर सिंह अभी भी अध्ययन कक्ष में बैठा था, कमरे में गर्मी के बावजूद ठंड महसूस कर रहा था। उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जिस चीज से नागेंद्र डर गया था और अंकित कुमार किस बारे में चुप रहता था, वह एक अलग स्तर पर था, जिससे उसे एक कुएं के तल पर मेंढक होने का एहसास हो रहा था। या उसे बॉस नागेंद्र से सीखना चाहिए? सुबह के 8 भी नहीं बचे थे जब जगत मेहरा ने सभी को जगाकर उन्हें लोकल स्पेशलिटी ब्रेकफास्ट करने के लिए ले गए। वास्तव में स्थानीय व्यंजन विशिष्टता के बारे में है। यह सिर्फ पैनकेक्स, नूडल्स या फ्लैट मीट हो सकता है जो हर किसी के तालू के अनुरूप नहीं हो सकता है, लेकिन चूंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए आपको इसे जरूर आजमाना चाहिए।